So students, today I will be starting class 11th accounts chapter number 8 general. So लास्ट क्लास में हमने जो है वो चैप्टर नंबर 8 की सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी कि क्या उसकी एडवांटेज होती हैं, क्या डिसएडवांटेज होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं उसके। और जनरल को भी हमने प्रॉपर वे में समझ लिया था कि वो कौन सी स्टेज होती है हमारी अकाउंट्स की। सबसे पहली स्टेज वो होती है, तो ये सब चीज़ हम पहले क्लियर कर लिया हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में। सो नेक्स्ट क्लास की यानी कि आज की क्लास की वीडियो में हम क्या करेंगे, जैसे स्टेशन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको पहले वाली वीडियो में कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, बाकी वो इतनी टफ वीडियो थी नहीं। बेसिकली बहुत सिंपल सिंपल थ्योरी थी, उसमें बता रखा था कि इलिस्ट्रेशन के मतलब सॉरी जनरल के एडवांटेज क्या होती हैं, डिसएडवांटेज क्या होती हैं। कभी कभार क्या होता है हमारे एग्जाम्स के अंदर में पूछ लेता है कि जनरल के एडवांटेज बताओ, 2 एडवांटेज बताओ और 2 डिसएडवांटेज बताओ। तो इस तरीके से आ जाता है, तो वो थोड़ी बहुत थ्योरी समझ के आप 1-2 बार लिखोगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में कहीं भी जो है हमें डेट नहीं गिवन है, तो हम डेट का जो कॉलम होता है वो पूरा खाली छोड़ देंगे। हम पर्टिकुलर से अपना काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या कह रही है हमसे, दिनेश स्टार्ट बिजनेस, इंट्रोडक्शन कैपिटल इन कैश। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, पहला कैश एंड दूसरा कैपिटल। तो जब दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या आया है हमारे पास, कैश आया है। तो कैश क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर तो क्या आने वाले को डेबिट बोलते हैं। एंड देन कैपिटल जो है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है कि उसमें प्रॉफिट जनरेट करके उसे ओनर को वापसी करना होता है। तो क्या करेगा, कैपिटल जो होती है वो लाइबिलिटी होती है, सो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। वो टू टू लगा तो बोल रहे, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सो कितना अमाउंट है इसका, 1,50,000। दूसरी ट्रांजेक्शन पे आते हैं, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग इन कैश। यानी कि कैश जो है वो डिपॉजिट किया गया है और बैंक में जो है वो पैसा आया है। तो दूसरी ट्रांजेक्शन कैसे बनेगी, यहाँ पे पहले हम नरेशन लिख देते हैं इसका कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये हमने नरेशन लिख दिया। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसके 1 से 2 नंबर होते हैं, ठीक है। दूसरी ट्रांजेक्शन पे आते हैं, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश। तो बैंक बढ़ गया हमारा पैसों से, तो बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। बैंक में पैसे आए तो बैंक बढ़ गया हमारा, और कैश जो है वो गया है, कैश कम हुआ है ना, तभी तो बैंक बढ़ा है। तो टू कैश अकाउंट, और टू जब मैंने लगा दिया तो क्या है, क्रेडिट की एंट्री है। तो कितना अमाउंट आ रहा है इसका, इसका अमाउंट है 1 लाख। तो 1 लाख यहाँ पुट कर देंगे, 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ। तो उसके बाद आता है हम रिसीव्ड लोन फ्रॉम नरेश बाय चेक। यानी कि कोई लोन हमने रिसीव्ड हुआ है नरेश से, और वो कैसे हुआ है, चेक से रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, हमने कोई लाइबिलिटी दे रखी हो, उसे कुछ उधारी भी दे रखा हो। पहले इसका नरेशन लिख लेते हैं हम, डिपॉजिटिंग कैश, डिपॉजिटिंग कैश बाय बैंक। तो बेसिकली नरेशन में वो लिखते हैं कि हम छोटी से छोटी बात में ट्रांजेक्शन को समझा सकें, ठीक है। तो तीसरी ट्रांजेक्शन हमारी रिसीव्ड लोन फ्रॉम नरेश बाय चेक। तो हमें लोन रिसीव्ड हुआ है किससे, नरेश से। तो क्या करेगा हम, सबसे पहले बैंक जो है तो रिसीवर है और नरेश क्या है हमारा, गिवर है। तो उसकी ट्रांजेक्शन कैसे बनेगी, रिसीव्ड हमको हुआ है लोन, तो क्या होगा, बैंक लोन फ्रॉम नरेश। तो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। एंड देन और टू नरेश अकाउंट क्रेडिट, नरेश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितने का दे रखा है हमें, 1 लाख रुपए दे दिए। नरेशन यहाँ लिख देते हैं, रिसीव्ड लोन फ्रॉम नरेश, रिसीव्ड लोन
फ्रॉम नरेश। ठीक है, 3 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। चौथी बात है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। तो क्या हुआ है, फर्नीचर आया है हमारे पास, और वो फर्नीचर कैसे आया है, फर्नीचर आया है कैश में, परचेज फर्नीचर इन कैश। जब हमारे पास कैश में हमने कोई चीज परचेज करी है, तो वो किससे परचेज करी है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमारे पास ये लिखा हुआ है कि हमने भाई कैश में परचेज करी है, और जब हम किसी चीज को परचेज करने के बदले कैश देकर आए हैं, तो हमें क्या मतलब रहा, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जिससे हम परचेज कर कर आए उसका नाम लिखने के लिए। वो हमारा वो क्रेडिटर तो है नहीं जिसे हमें पैसे देने, तो इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ फर्नीचर और कैश ही इन्वॉल्व होगा। तो उसकी एंट्री हम करते हैं यहाँ पे। फर्नीचर आया है हमारे पास, तो क्या कर देंगे हम, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एंड एन आफ्टर इज टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश जो है वो चला गया है फर्नीचर को परचेज करने में। कितने का फर्नीचर परचेज कराया हमने, 20,000 रुपए का। तो यहाँ 20,000 रुपए डेबिट में चले जाएंगे, एंड देन 20,000 ही डेबिट में चले, क्रेडिट में चले जाएंगे। अब आते हैं 5वीं एंट्री पे, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेल फॉर 40,000। यानी कि जो परचेज फर्नीचर था हमारे पास, उसको ये कर दिया हमने, सेल कर दिया 40,000 के अंदर। तो क्या हुआ, इसके अंदर कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है हमारा, पहला तो रियल अकाउंट इन्वॉल्व है, और दूसरा पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है। पर्सनल, रियल का मतलब क्या हुआ, यानी फर्नीचर जो है वो कम इन हुआ है, गया आया है हमारे पास, और दिल्ली जो है सेल जो गिवन हुई है हमें, दिल्ली हम सेल करी है तो पैसे आए हैं उससे। और सेल का जो नेचर होता है वो क्या होता है, क्रेडिट का होता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, पहले इसका नरेशन लिखो, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर इन कैश लिखना चाहो लिख दो, इन कैश। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे वाली एंट्री पे, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेल फॉर 40,000, यानी जो परचेज करा था फर्नीचर वो सेल कर दिया है हमने। तो क्या होगा यहाँ पे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सेल्स का नेचर हमेशा क्रेडिट का होता है, तो उसे क्रेडिट साइड के अंदर ही लिखते हैं। 40,000 की ट्रांजेक्शन हुई है, तो 40,000 को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे, और 40,000 ही क्रेडिट साइड में। तो अब इसका नरेशन लिखो, सेल फर्नीचर इन दिल्ली। ठीक है, बट एक चीज मिसिंग है इसके अंदर, वो क्या है मिसिंग, कि यहाँ पे हमें ये नहीं बोला गया कि वो सेल हमने कैश में की है। समझ रहे हो ना, ये गलती जो है मैंने जानबूझ कर ही की है कि आप समझ सको। इसमें हमसे बोला गया है कि यहाँ पे हमने कैश में तो कोई सेल करी नहीं है, जब हमने परचेज करा था तब हमें बताया गया था कि ये जो परचेज करा है फर्नीचर इन कैश, और उसके बाद हमें नेम भी दे रखा है उसका कि इससे परचेज करा है, वो कंफ्यूज करने के लिए होता है। बट बेसिकली दूसरी ट्रांजेक्शन में क्या कर रखा है, सीधा सीधा बता रखा है हमने कि परचेज फर्नीचर, जो परचेज करा था फर्नीचर वो बेच दिया है हमने। जो दिल्ली जो लिख रहा है ना, वो पूरा नेम है दिल्ली सेफ। तो यहाँ सेल की जगह क्या आएगा, टू दिल्ली सेफ, टू दिल्ली सेफ अकाउंट। क्यों, क्योंकि जो है कैश में ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, ये क्रेडिट पे गई है, सेल फर्नीचर इन दिल्ली सेफ। सो इस तरीके से हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई। अब आते हैं छठी पे, परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी गुड्स को परचेज किया गया है कैश में। अब ये तो सिंपल एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स को हमेशा कभी भी ऐसे नहीं लिखते गुड्स अकाउंट डेबिट और स्टॉक अकाउंट डेबिट। जो गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो सिंपल ये लिख देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। जब हम परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं तो क्या होता है, वो सिंपल यही इशारा बताती है कि ये गुड्स परचेज किए गए। परचेज अकाउंट डेबिट यानी कि गुड्स आए हमारे पास, गुड्स कितने के आए, 15,000 रुपए के। तो 15,000 जो है वो डेबिट में डाल दो अमाउंट। तो गुड्स को परचेज करने में कैश जो है वो गया है, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने, और 15,000 रुपए ही हमने क्रेडिट साइड में डाल दिए। ठीक है, थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसका नरेशन लिखो, परचेज गुड्स इन कैश। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं हम, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, यानी गुड्स पर फिर से परचेज करे गए हैं, बट वो परचेज किससे किए गए हैं, महेश से। यानी कि ये कैश में ट्रांजेक्शन तो हो ही नहीं है, हम उधार पे परचेज करके लाए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले तो परचेज अकाउंट डेबिट ही आएगा, क्योंकि गुड्स आए हैं चाहे वो किसी भी तरीके से आए हैं, तो वो परचेज अकाउंट डेबिट आ गया। कितने का परचेज करे हमने, 30,000 रुपए के उससे, तो 30,000 रुपए डेबिट के अमाउंट में डाल दिए। बट वो परचेज किससे करे हमने, महेश से। यानी कि कैश की जगह क्या आएगा, उस बंदे का नेम आएगा, क्योंकि अभी हमें पैसे देना बाकी है, उसे पैसे देने हैं अभी। तो टू महेश अकाउंट क्रेडिट 30,000 से। इसका नरेशन लिखो, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। तो ये नरेशन लिख दिया हमने, ठीक है। सो अब हमें फिर दूसरी ट्रांजेक्शन क्या दे रखी है, सोल्ड गुड्स टू करीम, गुड्स बेचे गए हैं करीम को। फिर उसके आगे लिख रखा है फॉर कैश, यानी कि गुड्स बेचे तो हैं, बट वो बेचे कैसे हमने, कैश के अंदर। तो पहले क्या आएगा, हमेशा मैंने आपको बताया था सेल्स का जो नेचर होता है वो क्रेडिट में होता है, तो सेल्स तो हमेशा क्रेडिट के अंदर ही आएगी। बट उससे पहले हमें क्या करना है, सोल्ड गुड्स हुए हैं, यानी गुड्स को जो है वो सोल्ड कर दिया गया है, तो कैश जो है वो हमारे पास आया है, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्या कर देंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे भाई, जब गुड्स बेचे हैं तो पैसे आए हैं ना हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने से कर दिया हमने, 25,000 से, तो डेबिट साइड में हमने इसका अमाउंट लिख दिया। फिर क्या करा है हमने, गुड्स बेचे गए हैं, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 25,000। इसका नरेशन लिखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कंप्लीट हो गई एंट्री हमारी। फिर बता रखा है सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, गुड्स बेचे गए हैं और बेचे किस पे हमने, क्रेडिट पे। तो बेसिकली इसमें गुड्स का और कैश का आने का कोई सवाल तो उठता ही नहीं है। तो क्या होगा इसकी एंट्री, इसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, पहला रियल एंड दूसरा पर्सनल, ये दोनों नेचर जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो 10वीं ट्रांजेक्शन कैश, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स, अच्छा मैंने आगे वाली ट्रांजेक्शन पढ़ ली। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, गुड्स बेचे गए हैं श्याम को, श्याम को बेचे हैं वो उधार पे बेचे हैं, तो इसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है हमारी, नेचर, पहला पर्सनल और दूसरा नॉमिनल। तो श्याम जो है वो क्या, कौन है हमारा, रिसीवर, जिससे पैसे अभी आने हैं, किराया उस पे बेचे हमने उधार पे, तो क्या होगा, श्याम को हम कर देंगे डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट। कितने की ट्रांजेक्शन करी है हमने, 30,000, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब देखो ऊपर जो है हमने से कैश के अंदर बेचा था, तो हमने ऊपर सिंपल लिख दिया कि भाई कैश आया है। अब हमने उधार में बेचा तो हमने श्याम का नाम डेबिट में डाला, क्योंकि अभी इससे पैसे आने हैं हमारे पास, अभी आए नहीं है। जब वो पैसा आ जाएगा तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे, यानी कि इससे पैसे आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 20,000। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पहले इसका हम वो लिख देते हैं नरेशन, सोल्ड गुड्स टू श्याम, ठीक है। अब आते हैं अगली ट्रांजेक्शन पे, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, कैश जो है वो रिसीव्ड हुआ है हमें श्याम से, अभी ट्रांजेक्शन करी थी हमने। तो पहला क्या आएगा, कैश रिसीव्ड हुआ है भाई, कैश आया है हमारे पास, कैश को डाल दिया हमने डेबिट में। अब मैंने आपसे कहा था कि इसको हम क्रेडिट कर देंगे जब इससे पैसा आ जाएगा, अब पैसे आ गए हमसे क्रेडिट कर देते हैं, श्याम अकाउंट क्रेडिट। कितने पैसे आए हैं हमें इससे, 20,000, 20,000 रुपये रिसीव हुए, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं, कैश पेड टू महेश। अब हमने ऊपरी कोई ट्रांजेक्शन की होगी, तो उसमें क्या है, हमने कुछ परचेज करे होंगे महेश से, हाँ किए हैं परचेज। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको पैसे वापसी कर रहे हैं, ठीक है। कैश पेड कर रहे हैं महेश को, तो क्या होगा, महेश इज डायरेक्टेबल, तो महेश को हम कर देंगे डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट। कैश जा रहा है, महेश को पैसे देने में कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे,
जिससे हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। 10,000 रुपये डेबिट में डाल दीजिए अमाउंट, और 10,000 रुपये ही क्रेडिट। यहाँ तक आप देखते हुए आएंगे कि एक चीज नोटिस करी आपने कि डेबिट अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट बिल्कुल इक्वली चलता हुआ आ रहा है। अगर हम इनके सम भी करेंगे तो यहाँ जो टोटल आएगा वो भी एकदम इक्वली ही होगा। सो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 हमारा कंप्लीट है। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में बस यही इलिस्ट्रेशन करना है, बट उसमें क्या करना है, हमें एनालाइज कर रखा है विद मॉडर्न क्लासिफिकेशन, यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना है। इलिस्ट्रेशन वही है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1। सो नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन हम कन्वर्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी भी इलस्ट्रेशन की ट्रांजैक्शन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और इलस्ट्रेशन नंबर जो 2 है हमारा, वो बिल्कुल एज इट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही उसमें करना है, बट वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के थ्रू करना है, यानी कि बेसिकली ट्रांजैक्शन को, उनके नेचर को एक्सप्लेन करना है, वो तो हम देखते ही समझ जाएंगे। और इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 4 वो बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरह है, सारी ट्रांजैक्शन आप कर लोगे। अगर फिर भी आपको किसी ट्रांजैक्शन में, किसी इलस्ट्रेशन में कोई डाउट आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उस पे ही वीडियो बना दूंगा। बट अब जब मैं नेक्स्ट क्लास में उसकी वीडियो बनाऊंगा चैप्टर नंबर 8 की, तो मैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो मिड टर्म के एग्जाम्स में कई बार आ जाता है इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है। बेसिकली इलस्ट्रेशंस के सारे सॉल्यूशन भी हमें नीचे गिवन है, बट हमें सॉल्यूशन नहीं देखने, हमें ट्रांजैक्शंस को समझकर करना है अपने मुताबिक। सॉल्यूशन से तो हम लिख ऐसे देख देख के भी लिख देंगे, बट समझ में आनी चाहिए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन के अंदर कोई डाउट हो इलस्ट्रेशन नंबर 3 4 में, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बट नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।